आप सब लोगों ने कुछ समय पहले एक कविता सुनी होगी। जब इरफान खान का देहांत हुआ, उनकी जुबानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की वो कविता पूछती है सवाल। कविता कहती है, कविता का शीर्षक है ठाकुर का कुआं। कविता कहती है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या? गांव, शहर, देश। ये गांव, शहर और देश में वो जवाब नहीं दे रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि सवाल कर रहे हैं। कविता अगर आप प्रकाशित फॉर्म में पढ़ें तो उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाने की शुरुआत अपना क्या, गांव, गली, मोहल्ला, देश, इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाने की शुरुआत होती है मंडल कमीशन से। मंडल कमीशन जो अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके अधिकारों, उनकी स्थिति और उनको आरक्षण मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए और क्या उसका प्रोसेस होना चाहिए, इसका अध्ययन करने के लिए बनाया गया। मंडल कमीशन की संस्तुतियों और उसके लागू होने के इस साल अगस्त में 3 दशक पूरे हो रहे हैं, और ये देश अभी भी एक अलग बेहोशी की नींद में सोया है। इसको फिक्र है कि कोरोना का वायरस मुसलमान से फैलता है कि किसी और से। भीड़ की सभ्यता बन चुके इस देश में बहुत जरूरी है बात करना भीड़ की सभ्यता के पुराने अवशेषों के बारे में जो अभी तक जिंदा हैं। और इसलिए हम लेकर आते हैं हर हफ्ते ये विशेष सीरीज, जिसका नाम हमने रैदास के एक दोहे से लिया है। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कवि रैदास कहते हैं कि जात जात में जात है, जो केलन के पात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। और इसलिए हमने इस शो का नाम रखा जात न जात, कि जाति जब तक नहीं जाती, जिसको अम्बेडकर कहते थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जब तक जाति नहीं जाती तब तक मनुष्य नहीं बन सकते हम। और मंडल की इस कहानी के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और मैं स्वागत करना चाहता हूं खास तौर पे देश के पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी का, जो हमारे साथ आज मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमको वक्त दिया। जी बहुत धन्यवाद, नमस्ते। सौम्या हमारे साथ है, और मैं मयंक आप सबका स्वागत करता हूं जो लोग इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं। मैं सीधे संवाद की ओर चलता हूं, अपने सवाल की ओर। मंडल की कहानी आज हम पूरी जानेंगे कि क्या कैसे हो रहा था उस समय। सोमपाल जी, मेरा सबसे पहला सवाल है, क्योंकि जो सवर्ण जातियां हैं या जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनका एक बड़ा लंबे समय से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता रहा है कि इससे जो है उनका कोई नुकसान हुआ है। एक दूसरा, जब ये लागू हुआ, संस्तुतियां लागू हुई, उस समय भयानक विरोध हुआ, हिंसा हुई, सड़कों पे हम सब ने देखी। हम में से कुछ लोग उस समय बच्चे थे। ये आप लोगों को भी अंदाजा रहा होगा कि इस फैसले का ये असर होगा। मेरा पहला सवाल, मैं पीछे जाके फिर आगे आने की कोशिश करूंगा। मेरा पहला सवाल ये है कि क्यों आप लोगों को ये सबको इतना ज़रूरी लगता था कि ये जानते हुए कि इसका एक राजनीतिक नुकसान भी होगा, इससे जाहिर सी बात है कुछ अप्रिय परिस्थितियों का सामना करना पड़े, उसके बावजूद आप सब लोगों ने, वो सारे लोग जो इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, आप सब लोगों ने ये तय किया कि नहीं, मंडल कमीशन की संस्तुतियां लागू होनी ही चाहिए। मयंक जी, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, तो आपने क्योंकि प्रारंभ किया महान कवि रैदास और एक दूसरे कवि वाल्मीकि, शायद नाम ले रहे थे आप, वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, तो मुझे भी दो चीज याद आती हैं। जी जी। एक प्रेमचंद की छोटी कहानी जो हमने अपनी विद्यालयी शिक्षा के दौरान पाठ्य पुस्तक में पढ़ी थी, छोटी कहानी थी, जिसमें एक जमींदार और एक तेली के बैल का मुकाबला होता है जी। और वो जीत गया तेली का बैल। तो अब हार गया जब जमींदार का, तो पंचायत हुई, गांव था और वो सार्वजनिक प्रदर्शन था, दोनों बैलों की कुश्ती थी, तेली का बैल जीत गया। तो जमींदार ने ये घोषणा की कि खली खिलाए किया मुष्टंड, बैल का बैल और 25 दंड, यानी वो जीतने के बजाय उसे पुरस्कार देने की अपेक्षा उन्होंने कहा कि ये तेली ने इसको खली खिला खिला के मुष्टंड कर दिया, इसलिए ये जीत गया, तो
तो इसका बैल भी जब्त किया जाता है और 25 रुपया इसके ऊपर जुर्माना भी किया जाता है। ये कहानी आप देखिएगा, कहीं मैंने स्कूल में पढ़ी थी। दूसरा, मुझे एक बाबू जगजीवन राम जी की बात बड़ी सटीक याद आती है। मेरे पिताजी के वो बहुत अच्छे मित्र थे, मैं भी जाता था उनके साथ पास। वो ये कहा करते थे कि बराबरी जो है वो रिश्ता जो है वो बिरादरी का नहीं होता, बराबरी का होता है। और ये एक उनका प्रमाण है कि उनकी बेटी, जो बाद में अध्यक्ष भी रही लोकसभा की, उनके साथ विवाह किया एक ब्राह्मण मंजुल शर्मा ने, क्योंकि वो जगजीवन राम जी की बेटी थी, उनकी हैसियत के हिसाब से किया था। तो ये बड़ी सटीक बात, और बहुत 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 ही संयत भाषा में बाबू जगजीवन राम जी ये बात अक्सर दोहराया करते थे। मैं दोबारा कह देता हूँ कि रिश्ता बिरादरी का नहीं होता, बराबरी का। तो मेरा कहना यह है कि ये जो जाति प्रथा है मयंक जी, ये एक विशेष अभिशाप रहा है भारत का, और सदियों से। मतलब महाभारत को प्राय 5000 वर्ष पुराना माना जाता है आज से। उस समय भी ये जाति प्रथा थी, और आदि शंकराचार्य जो बहुत बड़े चिंतक माने गए भारतीय मानस के, और ख़ासतौर से जिन्होंने वेदांत और अद्वैत की बात कही, और अद्वैत का सीधा शाब्दिक अर्थ है कि किसी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। उनके समय भी वो प्रसिद्ध कथा आती है कि जब वो वाराणसी के घाट पर गंगा नहाने जा रहे थे तो चांडाल ने चरण छुए तो दोबारा नहाने चले गए, दोबारा आए, फिर तिबारा नहाने चले गए, फिर 4 बार, फिर ये एक प्रकरण आता है। तो मेरा कहना यह है कि मैं भी विश्व के करीब 45-46 देशों में गया हूँ। इस जाति प्रथा का इस तरह का फॉसिलाइज्ड स्वरूप किसी भी देश में नहीं है। रंग भेद है, अर्थव्यवस्था के हिसाब से आर्थिक वर्गों का, सामाजिक वर्गों का भेद है, पर कहाँ कौन पैदा होता है। अब अमेरिका में आप जाइए तो वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ के राष्ट्रपति का बेटा या बेटी अगर टैक्सी चलाती है तो कोई उसको हीन नहीं मानता। ये भारत में है। तो ये अन्याय सदियों से नहीं, सहस्रों वर्षों से होता आ रहा था, और इसका जो स्वरूप आया जब हमारे यहाँ लोकतंत्र आया, जब तक राज पद्धति थी तब तक तो ठीक था, पर जब लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ उसके बाद भी ये उसी तरह से, उसी भद्दे रूप में प्रकट होता रहा। और खास तरह की जातियों के लोग, अब क्योंकि बात जाति की हो रही है तो मुझे संकोच नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर मैं आर्य समाज से संबद्ध रहा हूँ। हम लोग मानते नहीं है जाति प्रथा को। मेरे पिताजी ने तो लोगों को दिखाकर 23 वर्ष अपना भोजन बनाने वाला रसोइया हरिजन रखा था, जिसको गांव की भाषा में चमार कहते हैं। मेरी माताजी का देहांत 1992 में हुआ तो हमारा भोजन वाल्मीकि समुदाय की विधवा महिला थी, चंदू थे, उनको हम काका कहते थे, उनकी वाइफ गांव में उन्हें चंदू की बहू कहती थी, वो भोजन बनाती थी। आप सोच सकते हैं कि गांव में ये कितना कड़ा निर्णय था। तो मैंने ये सब देखा है अपने आप। और कुछ खास जातियां थी जिनके पास ज़मीन तो थी, जो आपने ठाकुर वाली बात कही कि वह भी चीज़ ठाकुर की, खेती भी ठाकुर की, ज़मीन भी ठाकुर की, सरप्लस भी ठाकुर का, और उसके साथ ये एक नेक्सस बन गया था इन जातियों का, जिसमें सबसे ऊपर बौद्धिक वर्ग तथाकथित ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ग जो शासक था वो ठाकुर राजपूत वाले में, उसमें दूसरे भी लोग सम्मिलित हुए, और जो प्रशासनिक व्यवस्था में कायस्थादी थे, और वैश्य जो उसको क्योंकि सुरक्षा चाहिए थी राज्य की और हथियार की, तो उसको उनके साथ संयुक्त होना उनकी मजबूरी थी। तो ये एक दुरभी संधि, ये एक गठबंधन बहुत दिनों से चल रहा था, और आम आदमी को सत्ता के गलियारों से दूर रखने की बात हुई। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, चौधरी चरण सिंह से पहले कोई भी आदमी ग्रामीण समाज का ये सपना नहीं देख सकता था कि वह मुख्यमंत्री बन जाए प्रदेश का। उसके बाद एक तरह से मंडल की विधिवत घोषणा से पूर्व, अगर मंडल की पूर्व पृष्ठभूमि तैयार करने और सत्ता में भागीदारी देने का काम किया, तो उसका श्रेय मैं चौधरी चरण सिंह जी को देता हूं, जिन्होंने पहली बार 5 यादव, उससे पहले लक्ष्मी शंकर यादव जी को छोड़कर एक भी व्यक्ति कोई मंत्रिमंडल में नहीं था। तो सत्ता में भागीदारी देना, जिससे व्यक्ति का समाज में स्तर बढ़ता है, उसका दर्जा बढ़ता है, उसकी रिकॉग्निशन बढ़ती है, लोगों के आकर्षण का विषय बनता है, तो ये उन्होंने शुरू किया था।
और ये भी एक संयोग की बात है कि जब वह गृह मंत्री थे मोरारजी भाई देसाई के मंत्रिमंडल में, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की अध्यक्षता में जो दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन बना, पिछड़े वर्ग आयोग, पहला काका कालेलकर के उसमें बना था। काका कालेलकर की जो सिफारिशें हैं उनका विवरण भी आप कभी देखिएगा, मेरे ध्यान में नहीं है, परंतु उन्होंने भी ये बात रेखांकित की थी कि इन वर्गों को जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं दी जाएगी तो इनका उद्धार नहीं होगा, ये दूसरे उनके सामने समकक्ष नहीं होंगे। तो जो समरसता की बात है वो थोथा नारा रह जाएगा, चाहे उसको नेहरू जी कहें या महात्मा गांधी कहें या कोई और कहें। और विडंबना यह है कि इस मामले में मेरा महात्मा गांधी जी के दर्शन से भी विरोध रहा है। वो भी उसको दिखाने को तो करते थे, किया अच्छा उन्होंने, ऐसा नहीं कि वो बहुत स्तुत्य काम किया, पूजनीय कार्य किया, परंतु हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था थी उसके तो वो भी हामी थे। तो शुरू तो उससे हुआ, हालांकि उसकी जो अवधारणा थी वो दूसरी प्रकार की थी। उसमें मनुस्मृति मैंने पढ़ी है 3 बार 4 बार, उसमें ये कहा था कि ये जन्म आधारित नहीं होगा। वर्ण जो है वो एप्टीट्यूडिनल टेस्ट था। अगर किसी व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता है तो उसको ब्राह्मण कहा जाए, किसी में अगर शारीरिक क्षमता और छात्र वृत्ति है तो उसको क्षत्रिय कहा जाए, और जो व्यवसाय करने वाले हैं, जिसमें कृषि व्यवसाय भी था, जो भी आर्थिक व्यवसाय करेगा उसको वैश्य कहा जाए। और चौथा, जो केवल सेवा कर सकता है, मीनियल सर्विस कर सकता है, उसको शूद्र कहा जाए, परंतु ये जन्म से संबद्ध नहीं होगा। ये लिखा भी है और शंकराचार्य ने भी, पर ये बातें, सिद्धांत अलग होता है, व्यवहार अलग होता है। ये प्रीसेप्ट एंड प्रैक्टिस, सिद्धांत और व्यवहार का जो द्वैत है सदा से चलता रहा। उसका दुष्परिणाम हुआ कि इस तरह से जातियों में बट गया, और वो इन्हीं में नहीं बटा। वैश्यों में भी आप देखिए, कोई बीसी अग्रवाल हैं, कोई कुछ दूसरे अग्रवाल हैं, ब्राह्मणों में भी कोई सारस्वत हैं, कोई गौड़ ब्राह्मण हैं, कोई और छोटे ब्राह्मण हैं, साहू बनिए जो हैं वो बैकवर्ड क्लास में हैं। तो इतना बुरा हो गया था ये। इस बात का एहसास जब हम बात करते हैं, मैं जिस राजनीतिक दल के साथ रहा हूँ, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ, जहाँ ये लागू हुआ, उन्होंने ये चीज़ बचपन में एहसास कर ली थी। और जो आप ठाकुर की ज़मीन कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वह ये जो जमींदारी का जब उन्मूलन हुआ तो कई महीने या साल भर वो तहसील में रोज जाकर बैठते थे, और जितने उनके पट्टेदार थे, जिनके पास उनकी ज़मीनें थी, उन्हें बुला बुलाकर सबके नाम वो ज़मीनें कर दी थी। केवल एक मांडा के किले की ज़मीन को छोड़कर 1 बीघा भी ज़मीन उनके पास नहीं थी। तो उन्हें इस बात का दर्द था, और उसी दर्द को लेकर जब वो प्रधानमंत्री बने तो संभवतः उनकी प्रतिबद्धता थी, तब उन्होंने ये निर्णय लिया। ये मैं छोटी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूँ। जी सौम्य। तो सर, मैं सवाल पूछना चाहती थी कि जब सरकार बनी 19 अवीपी सिंह के नेतृत्व में, उस टाइम लेफ्ट भी साथ में आया, उस टाइम भाजपा भी साथ में आई, लोकदल ए साथ में आया, लोकदल बी साथ में आया, और काफी मतलब बहुत सारे घटक इसके हिस्सा थे। लेकिन मैंने जैसे इन लोगों के मैनिफेस्टो पढ़े, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था 1990s का, उस मैनिफेस्टो में ये था कि आर्थिक स्थिति को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। उन्होंने कहा था कि जो गरीब है दूसरे जातियों के, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। मुझे याद है ऑर्गेनाइजर में भी 26 अगस्त 1990 को जब 7 अगस्त को इम्प्लीमेंट हो जाता है, एक लेख छपता है जिसमें वो कहता है आरक्षण की राजनीति जिस तरह से तबाही कर रही है समाज के ढांचे की, वो अप्रत्याशित है। इसकी वजह से मीडियोक्रिटी, ब्रेन ड्रेन, जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो क्या कहीं जो घटक साथ में आए थे उनमें जातिवाद को लेके या आरक्षण या रिप्रेजेंटेशन को लेके डिफरेंस था अंडरस्टैंडिंग में शुरू से, या फिर ये बाद में प्रेसिपिटेट हुआ? ये मतलब किस तरह से ये सब साथ में आया और इसका जो प्रेसिपिटेशन हुआ उसके बारे में जानना था। एक तो ये जो आपने टिप्पणी की कि भाजपा के उसमें था, और वो लोग कहते थे कि जातिवाद जो है और जाति के आधार पर जो आरक्षण है वो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, विद्वेष फैला रहा है, और उससे टूट और फूट हो जाएगी। तो पहला सवाल तो मैं ये करना चाहता हूं कि जो नेतृत्व रहा है बीजेपी का आज तक भी, वो तो सवर्णों के हाथ में रहा है, और जाति प्रथा जो थी वो कष्ट किसको देती थी और लाभ किसको देती थी?
तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट था, जो निहित स्वार्थ था, वो तो ऊपर की जातियों का था। तो तोड़ा तो समाज उन्होंने। अगर छुआछूत की बात की तो वो उन्होंने की। ये जो निम्न वर्ग के लोग थे उनकी चॉइस तो नहीं थी ना, उनका तो निर्णय नहीं था ना, उनके ऊपर तो वो थोपा गया था। वो तो बल्कि रिसीविंग एंड पर थे, वो तो बेचारे उससे कष्ट भुगतते थे। तो अगर आपको लग रहा है तो जाति प्रथा, तो आपने तोड़ी क्यों नहीं जाति प्रथा आज तक भी? और अगर बीजेपी की बात लें, जिसका जो कोर है वो तो आरएसएस है, ऐसा क्या कारण है कि आरएसएस को अगर यही आदर्श दिखाना है कि हमें समरसता समाज में करनी है, तो वो भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण के अलावा उनको कोई अध्यक्ष बनाने को नहीं मिलता सिवाय एक रज्जू भैया के अपवाद के। तो बात कहना अलग बात है, यह रोना कि वो कष्ट कर रहा है, वो समाज को तोड़ रहा है। समाज को तो आपने तोड़ा, विभाजित तो आपने किया। और अगर आप कहते थे कि आर्थिक आधार पर देना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो अब तो 5 साल तो वाजपेयी जी रहे थे और अब 6 वर्ष इस सरकार को हो गए, तो क्यों नहीं हिम्मत करते एक आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करें? कोई मना नहीं करेगा। अब तो आधार कार्ड बन गया, सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, तो आप क्यों नहीं कर देते उसको? तो हमने एक दूसरी बात ये कि जब भारतीय जनता पार्टी उस संयुक्त सरकार का भाग बनी, तो उस समय जो घोषणा पत्र बना था जनता दल का, उसका जो कोर ग्रुप था वो सेंट्रिस्ट पार्टी थी, जिसमें जनता पार्टी पहली थी। और जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात लगातार, जब से मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, लगातार उसमें वो स्थान पाती रही और मुख्य मुद्दों में स्थान पाती रही। और मैं उस पूरे चुनाव का प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं। जहां भी कोई बड़ा नेता जनता दल से संबंधित या जो संबंधित दल चुनाव मिलकर लड़ रहे थे, वो जाते थे, वे सब कहते थे कि मंडल कमीशन लागू करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय के समाचार पत्रों को उठाकर देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जनता दल के हाथ में और जनता दल के सहयोगियों के हाथ में ये था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। और उस समय भारतीय जनता पार्टी भी साथ थी। तो जब भारतीय जनता पार्टी साथ आई तो उन्होंने शर्त क्यों नहीं रखी कि अगर आप या तो मंडल के मुद्दे को छोड़ दीजिए, नहीं तो हम नहीं साथ रहेंगे। परंतु क्योंकि उस समय उन्हें लगता था कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किसी भी कीमत के ऊपर सिद्धांत जाए भाड़ में, हमको कांग्रेस को एक तरफ रखना है, तो केंद्र की सत्ता में भागीदार बनने के लिए वो साथ आए। और यही बात कम्युनिस्ट पार्टी की हुई। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो में, जहाँ तक मुझे याद है, उनके घोषणा पत्र में तो मंडल कमीशन रहा था, परंतु ये कठिनाई थी। और मुझे याद है वो संवाद 13 अप्रैल को इस्तीफा देने के 2 दिन बाद, जब रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, तो मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ लखनऊ गया था। रास्ते में फ्लाइट में जब मेरी उनकी बात हुई, तब मैंने उन्हें बात कही थी कि अगर कांग्रेस को हराना है तो एक ही काम करना होगा, जितना विपक्ष है उस सबको इकट्ठा कर लीजिए और उसमें आपको कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जो 2 धुर विरोधी ध्रुव हैं, उनको भी साथ लाना पड़ेगा। तो एकाएक वो मेरी बात से सहमत होने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। कह रहे थे तो इनकी तो जो आधारभूत नीतियां हैं, जो उनकी विचारधारा है, वो इतनी परस्पर विरोधी है, वो कैसे साथ आएंगे? तो मैंने एक बात उनको कही थी, सौम्या जी, बड़ी इंटरेस्टिंग है और कई बार वो निकलती है। मैंने ये कहा था कि इन दोनों ने केंद्र की राजनीति में आने के लिए पूरा समय लगा दिया स्वतंत्रता से अब तक। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। एक बार ये शब्द यूज किया था, आपकी बैंड वैगन पर राइड करके केंद्र में जाएंगे और जब समय आएगा तब आपको ये धक्का दे देंगे, तो वो आ जाएंगे। और एक अच्छी बात है कि जो प्रभाव क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के हैं, खासतौर से उत्तर भारत के शहरी क्षेत्रों में, वहाँ तो कम्युनिस्ट पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है खास। और जहाँ केरल और बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावशाली है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। इसलिए उसमें कोई संघर्ष नहीं होगा, हितों का टकराव नहीं होगा, इसलिए वो आसानी से आपके साथ आ जाएंगे। तो वो आए, और अगर उन्हें लगता था तो ये शर्त लगानी चाहिए थी कि हम आपको समर्थन तब देंगे जब आप मंडल कमीशन को छोड़ें। और सबसे बड़ा जो मुद्दा था उस समय सभी दलों का मंडल कमीशन का था, इसलिए वो जनता दल की भी प्रतिबद्धता थी, कमिटमेंट थी, और विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी थी। और उनकी संवेदनशीलता, जो मैंने आपको पुराना उनके व्यक्तिगत इतिहास से बताई है, वो उतनी की उतनी जीवंत थी। ये विशेष बात है, नहीं तो सत्ता में आने के बाद लोग उन वादों को भूल जाते हैं।
कि हमने क्या कहा। जी मैं आपके पास अगर कोई सवाल तो मैं पूछ सकती है, वरना मैं अपना सवाल पूछूंगा। आप बताएं। जी एक और मतलब थोड़ा मंडल से थोड़ा सा हटके उस पर हम वापस आएंगे। वो जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी उसमें पहली बार रीजनल, जैसे आपका डीएमके हो गया या आपकी तेलुगु देशम पार्टी, ये भी साथ में आए थे। क्या कहीं ना कहीं एक हम सामाजिक तौर पे पिछड़े वर्गों को, दलितों को, दमितों को जहाँ पे उनका हक देने की कोशिश कर रहे थे, क्या कहीं एक और तरह की राजनीति आ रही थी जहाँ पे दूर हमारे बाकी स्टेट्स को भी पावर में हिस्सा मिलना, जो रीजनल पार्टीज थी उनको भी पावर में हिस्सा मिलने का एक प्रक्रिया चालू हो रही थी? क्या वो भी हो रहा था उस टाइम पे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। हालांकि ये सीधा जाति आरक्षण नहीं था, पर जो मंडल कमीशन की जो अवधारणा थी, जो उसका जो आधारभूत सिद्धांत था, जिसके ऊपर मंडल आयोग की सिफारिशें थी, सत्ता में भागीदारी। तो अगर आप प्रदेशों को जोड़ने की बात करें तो उनकी सत्ता में भागीदारी होना एक तरह से मंडल कमीशन की भावना का ही राजनीतिक विस्तार। सही बात कही आप। और उनमें एक खास बात थी, आपने देखी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बाकायदा कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, परंतु तमिलनाडु तो उसको 69% पहले ही कर चुका है। तो इसका मतलब मंडल की भावना उनके यहाँ तो पहले से मंडल की नियुक्ति और मंडल की सिफारिश आने से पहले लागू हो चुकी थी। तो ये कोई नई बात नहीं थी, ये खाली मंडल कमीशन तक सीमित नहीं थी, ये केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी, ये बिहार और यूपी की राजनीति तक सीमित नहीं थी, और ये पूरे भारत में आम आदमी में, जन समुदाय में जो बहुसंख्यक वर्ग था, उसमें अर्थव्यवस्था में भी और राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में भी अपनी उपेक्षा के भाव को अभिव्यक्त करने का एक पर्याय था, और उसका एक राजनीतिक आयाम ये था जो आपने कहा। बहुत सही आपने बात कही है। एक इसी पे एक सवाल, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम ले ही दिया है सर, तो सुप्रीम कोर्ट का जो इंदिरा सुहाने वाला जजमेंट था, जिसमें ये 50% वाली भी बात हुई, और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद वापस आके कहा कि हाँ, क्लास नहीं कास्ट इकाई होगी। कास्ट है वो जाति वो है जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, और जिसी के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन होना चाहिए। अभी हाल ही में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें उसने कहा कि प्रमोशन में जाति बेस्ड जो रिजर्वेशन होता है उसका कोई वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो एक सुप्रीम कोर्ट वो था जिसने जाति को इस तरह से समझा इंदिरा सुहाने वाले जजमेंट में। एक सुप्रीम कोर्ट ये है, तो क्या हमारी जुडिशरी में भी जाति को लेके या जाति के रिप्रेजेंटेशन को लेके चेंजेस आए हैं, या आपको लगता है कि ये एक वन ऑफ द इंस्टेंस है, मतलब कॉमन नहीं है? नहीं, देखिए, जहाँ तक व्यवस्थाओं का प्रश्न है तो मूलतः 4 भाग माने जाते हैं राजनीतिक व्यवस्था के, जिनको जैसे आपका जो पत्रकारिता का है उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। एक लेजिस्लेचर है और जो संसदीय व्यवस्था है, दूसरा उसके जो एग्जीक्यूटिव है जो कार्यकारिणी है, और चौथा उसका जो पक्ष है वो न्याय व्यवस्था है। तो समय के साथ न्याय व्यवस्था का भी विकास होता है। न्याय व्यवस्था जो एक फॉसिलाइज्ड चीज नहीं है, न्याय के विषय में, उसके सिद्धांतों के विषय में, उसके क्रियान्विति के विषय में, और जिस विधान और संविधान की व्याख्या और इंटरप्रिटेशन न्याय व्यवस्था करती है, उस सब में तो वो सब जुड़ा हुआ है। तो न्याय व्यवस्था के दृष्टिकोण में भी विकास होता है और परिवर्तन होता है, होना चाहिए, जिसको डायनामिज्म कहते हैं, ग्रोथ का, प्रोग्रेस का। तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और इस मामले में मेरा व्यक्तिगत अवधारणा यह है, मेरा विचार, कि ये बात सही है कि जो लोग अभी, अगर आप पूरा इतिहास देखें, थोड़ा सा मैं आपको और डाइवर्ट करना चाहूँगा मुख्य बिंदु से, कि एक वर्ष में हमने ये सर्वेक्षण कराया था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जीवित थे। ये बात है 1993 की, हमने किसी संस्था से कराया था, कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं थी। उत्तर प्रदेश से जो 9 या 12 बच्चे IPS और IAS में सेलेक्ट हुए थे, वो केवल उन 9 परिवारों के थे
जिनके पिता पहले से कमिश्नर या डीजी पुलिस या एडीजी पुलिस वगैरह थे। तो ये उन वर्गों के प्रति अपने आप में अन्याय है। और इसी तरह से आपने एक उनको अवसर दे दिया, अवसर देने के बाद उनको आप उसमें प्रोन्नति में भी आरक्षण दें, तो सिद्धांततः मैं तो कम से कम उसके विरुद्ध। और मुझे ध्यान नहीं है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह इसमें सोमपाल जी एक महत्वपूर्ण काउंटर आर्ग्यूमेंट ये निकल के आता है, और जो मेरी तरफ से सवाल है कि जब हम ये जानते हैं कि पहले से ही हमारी नौकरशाही से लेकर तमाम जगहों पर जो सरकारी सिस्टम है उसमें सवर्ण जातियां, खास तौर पे दो एक जो प्रमुख जातियां हैं, जिसमें से एक जाति से मैं खुद आता हूँ, ठीक है, वो भरे हुए हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि वो चाहे नोटशीट से लेकर आपके काम की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तक हर जगह आपकी जाति के आधार पे आपके साथ ये अन्याय हो और आपको समय पे प्रमोशन ना मिले? ये भी तो संभव है। वो तो देखिए मयंक जी, मैं मना नहीं करता उस बात को, परंतु वो जो होता है वो एक तरह से दिखा कर नहीं होता, प्रच्छन्न रूप में तो होता है। तो वो तो वैसे भी होगा, मान लीजिए आपको कुलपति चुनने हैं, या आपके पास 4-5 एक ही स्तर के अधिकारी हैं और आपको किसी प्रदेश का महानिदेशक पुलिस नियुक्त करना है जी, तब तो जाति प्रथा काम करती ही है जी। तो ठीक बात है आपकी। और उस दृष्टिकोण से कहें तो एक, हालांकि ये फाइनल आर्गुमेंट है, बहुत बारीक तर्क है, तो उस दृष्टि से तो प्रोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए, पर ये बहस का विषय है। मैंने आपको अपनी हालांकि उसमें एक सिस्टम ये भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्ताधारी पार्टियां जहां जहां भी हैं, और वो चाहे केंद्र की सत्ता हो चाहे राज्य की हो, सबके पास अपने प्लॉयज होते हैं एम्प्लॉय करने के लिए, जो जाति में जो है वंचित, दलित, ओबीसी, आदिवासी कहीं से भी आ सकते हैं, पर काम वो जो है मनुवादियों के लिए ही कर रहे होते हैं अंततः। तो ये तो एक पूरा हिस्सा हमने देखा ही है। और वो जिसको मैं पद का नाम नहीं ले सकता, पर हम रबर स्टैंप के तौर पे आमतौर पे कहते हैं, तो वो हम सब अभी भी देश में देख रहे हैं। पर एक अगला सवाल, एक खास दिन या रात की बात है, और मैं उस बारे में एक स्टोरी भी पढ़ रहा था जी। जब आपकी वीपी सिंह साहब से बात हुई और उसके बाद ये मंडल कमीशन की संस्तुतियों को लागू करने का, यानी कि ओबीसी कमीशन 2 की सिफारिशों को लागू करने का फैसला जो है, जो अचानक से किया गया, उस बारे में कुछ बताएंगे? वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। नहीं, वो अचानक से फैसला नहीं हुआ जी, फैसला अचानक नहीं था। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ कि क्योंकि वो मैनिफेस्टो में था और सबसे मुख्य मुद्दा था जी। और जितने भी वक्ता थे, खासतौर से जनता दल के पक्ष के लोग जी, वे हर जनसभा में मंडल कमीशन को लागू करने की बात को पूरे जोर से और अपनी वक्तृता के, अपनी स्पीच के बिल्कुल पीक के ऊपर दोहराते थे। और इतना बड़ा समर्थन, जन समर्थन किसी और मुद्दे को नहीं मिलता था। मैं प्रत्यक्ष गवाह रहा हूँ सैकड़ों जनसभाओं का। तो वो फैसला तो अचानक नहीं था। मैं उसको, आपकी बात को थोड़ा सा उसमें संशोधन करना चाहूँगा कि जिस समय वो होता उससे उसको पहले करना पड़ा एक विवशता के कारण। वो वास्तव में एक रोचक कहानी है। हुआ ये कि आपको शायद पता हो कि जनता दल के निर्माण की जो नींव रखी गई वो 2 आदमियों के मिलन से रखी गई थी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के, जिनके साथ मैं काम करता था, और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी, जो उस समय आपको याद हो 1987 में 90 सदस्यों की विधानसभा है हरियाणा की, उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 72 प्रत्याशी तो अपनी पार्टी के लोकदल बै के उन्होंने फील्ड किए थे और 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी 18 में से 17 में सफल हुई और चौधरी देवीलाल 68 सीटों पर विजयी हुए। तो 68 और 17 मिलकर 85 हो गई। कांग्रेस की केवल 5 सीट रह गई। तो एक बहुत ही बड़ी सफलता थी। शायद पूरे भारत में किसी राज्य में इस अनुपात में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था और विपक्षी दल इतनी भारी संख्या में कोई नहीं जीते थे। तो देवीलाल जी के मन में ये बात आई निश्चित रूप से कि मुझे अब केंद्र की राजनीति में कुछ भूमिका अदा करनी चाहिए, और मुझे उसका अनुमान था पहले से जी। तो ये मेरा जिम्मा लगा कि मैं उनसे बात करूं। वो
मेरे रिश्तेदार भी लगते थे। मेरी पत्नी के सगे मामा थे, आपको शायद मालूम नहीं है। ये मैंने पढ़ा है। हाँ, तो मैंने अपनी तरफ से ये बात सुझाई थी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को कि जब भी ये गठबंधन करना हो तो उसमें देवीलाल एक एंकर का काम करेंगे, और मैं विश्वास है मुझे कि मैं उनको मना लूँगा। तो मैं उनसे बात करने गया, वो लंबी स्टोरी है, उसे फिर कभी करेंगे। शुरू में देवीलाल जी का उत्तर बहुत ही रूखा बेरुखा, बल्कि थोड़ा सा अटपटा सा लगा मुझे, मैं परेशान हुआ आया। बाद में उनकी समझ में आई, उन्होंने ही पहल की और वो मुलाकात हो गई, तो मिले आपस में। परंतु मैंने उसी समय बहुत पहले 13 अप्रैल को जब मैं लखनऊ गया था, उसी समय मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को बता दिया था कि देवीलाल सारा काम कर देंगे, पार्टी भी बना देंगे, संसाधन भी जुटा देंगे, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में उनके संबंध हैं, वो सबको मिला भी देंगे, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आप तो एक प्रतीक बने हुए नेता के तौर पर जो आपकी छवि बनी है बैठे रहें, ये सारा जो लॉजिस्टिक का काम है ये देवीलाल कर देंगे। परंतु एक कठिनाई है कि उस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, और जब वो आपके साथ आएंगे तो वो हर एक चीज़ में दखल करना चाहेंगे। अगर आपने उनकी सारी मांगे मानी तो व्यवस्था खराब होगी, और कुछ नहीं मानी तो जो लोग पीछे छूट जाएंगे, जिसमें कुछ ऐसे नेता थे, उनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, वो उनको भटकाकर आपके विरुद्ध करेंगे। मैंने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी, मयंक जी आप इसको अन्यथा मत लीजिए कि मैं कुछ अपनी बात कह रहा हूँ, कि 6 महीने आपकी सरकार बहुत सुख से शांति से स्मूथली चलेगी, और 18 महीने से ज़्यादा चलेगी नहीं। और मैं ये बात बता देता हूँ कि उस सरकार को गिराने का जिम्मा चौधरी देवीलाल जी का ही होगा। तब तक कहीं कुछ दूर तक दर्शन नहीं था जनता दल का, केवल 2 दिन बाद इस्तीफे के मैं कह रहा हूँ। और वही बात फिर सिद्ध हुई कि चौधरी देवीलाल जी ने दूसरे लोगों के बहकाने से, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों की भूमिका थी, और नाम लेना उचित नहीं होगा यहाँ पर, उन्होंने उनको कह दिया कि आपकी तो चलती नहीं, आपका तो कोई राजदूत नहीं बनाया, आपका तो कोई जज नहीं बनाया, आपका तो कोई पुलिस महानिदेशक नहीं बनाया, और उसमें कम्युनिटी का नाम भी लिया गया हमारी, और उन्होंने तो आपकी उपेक्षा करनी शुरू की। तो देवीलाल जी यहाँ से चले गए बंगलौर, और वहाँ जाकर वो जो जिंदल का प्राकृतिक चिकित्सा का फार्म है वहाँ ठहरे थे, वहाँ से वक्तव्य देने शुरू किए। तो हमें चिंता हुई, तो मैं और चौधरी देवीलाल जी के जो तीसरे पुत्र हैं रणजीत सिंह, वो मेरे मित्र हैं, हम दोनों गए, उनसे जाकर बात की, उनको समझाया, और हम 26 जून को थे वहाँ 1990। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मालदीव्स गए हुए थे, तो हमने उनको मना लिया, और 8 जुलाई को उनकी एक बैठक तय करा दी प्रधानमंत्री के घर में, रात्रि भोज की। उसमें सारी चीज़ सुलझ भी गई, परंतु उसके बाद वो ओम प्रकाश चौटाला जी वाला केस हो गया, और मैंने उनको कहा था आप जल्दी मत करिए, मैम में जिस तरह का कांड हुआ है ये अभी स्वीकार्य नहीं होगा, और उससे स्थिति बिगड़ी। कहने का अर्थ है, वो फिर लंबी कहानी हो जाएगी कि उन दोनों का बिगाड़ आ गया, जैसे कि मुझे आशंका थी, कारण कुछ भी रहे हों। और देवीलाल जी ने सार्वजनिक तौर पर वक्तव्य देकर हमारे मंत्रिमंडल के, उस समय के विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों के खिलाफ लिखकर पत्रकारों को वक्तव्य दे दिया। एक प्रतीश नंदी ने उनका इंटरव्यू लिया था, बहुत मशहूर, आपके याद हो, उसमें उन्होंने लिखकर आरिफ मोहम्मद खान, अरुण नेहरू और मुफ्ती साहब इन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए थे। तो उस पर नाराज होना, फिर भी हमने कोशिश की कि बात हो जाए। अंततोगत्वा मुझे भी ये कहना पड़ा कि अब देवीलाल जी बहुत गैर जिम्मेदार हो गए और उनको आप मंत्रिमंडल से हटा दीजिए। जब मैंने कहा तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को लगा कि ये भी यही बात कह रहा है, और उनको हटा दिया गया। तब उन्होंने वो घोषणा की कि 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट की बरसी के ऊपर वो बहुत बड़ी रैली करेंगे, जिस तरह की उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के पक्ष में मुरारजी के विरोध में की थी। देखिए हाउ हिस्ट्री रिपीट्स, और इतिहास कैसे दोहराता है। 2 बातें, जिस समय मुरारजी का मंत्रिमंडल बना तो किसानों के मसीहा और हमारी कम्युनिटी के चौधरी चरण सिंह जी उसका माध्यम बने सरकार गिरने का, और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का विकल्प बना तो उस समय चौधरी देवीलाल उसके कारण बने। तो जब ये बात हुई तो उस समय ये बात आने लगी इधर उधर से समाचार कि चौधरी देवीलाल जी इस मुद्दे को वहाँ उछालेंगे, ये कहेंगे कि देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने लोगों को बहकाया, झूठ बोला, वो मंडल कमीशन को लागू करना नहीं चाहते, और ये आरोप
राजपूत होने के नाते, राजा होने के नाते उनके ऊपर चिपकना बड़ा आसान था। तो जब ये बात आई तो उस समय सब लोगों ने, जिसमें जनता दल के जो बहुत क्रियाशील सदस्य थे और मंत्रिमंडल में थे, जिसमें पासवान भी थे और ये अपने शरद यादव जी थे, सब ने कहा कि साहब एक बैठक बुलाई जाए। तो संसदीय समिति की बैठक हुई, पार्लियामेंट्री पार्टी की, केंद्रीय कक्ष में। उस समय मैं भी राज्यसभा में आ चुका था उत्तर प्रदेश से, मैं स्वयं उपस्थित था उसमें। तो 2 दर्जन से ज़्यादा वक्ता बोले और सबने ये कहने का प्रयास किया कि लोगों में इस बात से बहुत गुस्सा हो रहा है, क्रोध आ रहा है कि मंडल कमीशन लागू करने की बात की थी और आप कर नहीं रहे हैं, उसमें जानबूझकर विलंब किया जा रहा है। सब ने इस पर जोर दिया और 2 सदस्य तो बहुत ही कड़वा बोले। उसमें एक तो सत्यप्रकाश मालवीय जी थे, जो चंद्रशेखर जी के बहुत निकट माने जाते थे। उन्होंने बहुत कड़वी बात कही और कहा कि मंडल कमीशन लागू नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे नीयत का सवाल खड़ा हो रहा है कि नीयत नहीं है सत्ता में बैठे लोगों की, और उनका इशारा प्रधानमंत्री की तरफ था। दूसरे एक बिहार के जो आजकल भाजपा का वो पटका टांग कर घूमते हैं, कहते हैं अपने आप को बैकवर्ड, माफ कीजिए, हुकुमदेव नारायण यादव, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया अपनी स्पीच में कि जब तक इस देश का प्रधानमंत्री सवर्ण रहेगा मंडल कमीशन लागू नहीं हो सकता, हमें पक्का पता है, क्यों आप बेकार के बात कर रहे हैं। उसके ऊपर वीपी सिंह तिलमिलाए और वो अंतिम स्पीच थी सदस्यों में से। उन्होंने खड़े होकर कहा कि देखिए इसमें कठिनाई ये है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न जातियां अलग अलग वर्गों में, जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में मल्लाह जाति बैकवर्ड क्लास में है और दिल्ली में वो शेड्यूल्ड कास्ट में है। इसी तरह राज्यों से राज्यों के बीच में और राज्यों और केंद्र शासित उनके बीच में बहुत सारी विसंगतियां थी। तो उन विसंगतियों को दूर करने के लिए हमने कई दर्जन संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरीज के लेवल की एक राज्यों की और एक समिति बना रखी है 26 या 28 लोगों की, कि इन विसंगतियों को दूर करके तब किया जाए जिससे बाद में कोई इस तरह की विसंगति पैदा नहीं हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो सब बहाना किया जा रहा है। फिर खड़े होकर कहा नहीं तो बहाना किया जा रहा है। तो फिर बोले अगर इस हाउस का यही मत है और सर्वसहमति है तो आज ही निश्चय करिए तारीख कौन सी को करना है। तो वो आप अखबार से चेक करिए। मुझे तो याद है कि ये शायद जो बैठक थी केंद्रीय कक्ष में ये 2 अगस्त को थी और उसी दिन 5 या 7 तारीख तय की गई 9 को, क्योंकि देवीलाल की रैली होनी थी और उसमें भय था कि वो ये आरोप लगाएंगे। तो उसको स्कटल करने के लिए तो जो बात आपने कही ना मयंक जी, कि वो समय से पहले हो गया अफरा तफरी में नहीं, उसका ये कारण जरूर बना कि दबाव था देवीलाल की रैली का, और अगर उसके बाद करते तो वो उसकी जो एक पहले करने का एक प्रीएम्प्ट करने का या अपने इनिशिएटिव से अपनी पहल से करने की बात होती है तो उतना तो उसका लाभ कम हो जाता, इसलिए वो तारीख तय हुई थी और उस तारीख को इसकी घोषणा हो। जी सौम्या, आप कुछ पूछना चाहती है कि मैं अपने सवाल पे आऊं? वैसे मेरा एक सवाल इसमें है जी, एक सवाल मेरा जरूर है। आपने जो बात कही कि जाहिर सी बात है केंद्र में चौधरी देवीलाल की वजह से कुछ समस्या हुई, जो आपने कहा कि उनका बहुत जो है अनप्रेडिक्टेबल जो उनका बिहेवियर था, पॉलिटिकल बिहेवियर था जी। लेकिन इसका एक नतीजा ये भी हुआ उस सरकार के रहते हुए या उसके बाद, जो राज्यों की जो क्षेत्रीय राजनीति बिल्कुल ड्रेस्टिकली बदल गई। हम इसको इस तरह भी देखें कि एक साइलेंट मूवमेंट या साइलेंट किलर ऑफ द कास्ट प्रिविलेज की तरह अगर हम इसको देखें कि राज्यों में मतलब एनएफ के रहते रहते भी राज्यों में जो है सरकारें आनी शुरू हो गई थी। इमरजेंस ऑफ ओबीसी एंड दलित पॉलिटिक्स, या कहीं पर जैसे बिहार में जो एमवाई का पूरा गठजोड़ था उसने जो पॉलिटिक्स बदली। आप इसको इस तरह देखेंगे कि क्षेत्रीय पॉलिटिक्स तो कम से कम हमेशा के लिए बदल दी मंडल ने? निश्चित रूप से बदला। आपकी बिल्कुल सही रीडिंग है, आपका सही आकलन है, बिल्कुल बदला। क्योंकि जब हम सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं तो राजनीतिक सत्ता तो सर्वोच्च शिखर पर है और ये बात तो सर्वमान्य है। ये तो गीता में भी लिखा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेत्रो जन। जैसे जैसे समाज के अग्रणी लोग काम करते हैं वैसा समाज उनका अनुकरण करता है। तो राजनीति को सत्ता के प्रकरण का शीर्षस्थ बिंदु है। तो अगर सत्ता में ये परिवर्तन होगा तो नीचे तो बाद में स्वयं हो जाएगा। उसके दूसरे भी उदाहरण हैं। एक बार हालांकि बात ठीक नहीं लगता कहना,
जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप जाटों का आरक्षण कर दीजिए, तो उन्होंने मजाक में कहा अनौपचारिक रूप में कि मैं मुख्यमंत्री बैठा हूं ना, जितने लगवाने लगा लो, आरक्षण करके क्या। तो बात तो प्रैक्टिकल थी। तो आपने सही कहा कि मंडल के लागू होने का सबसे जो असर हुआ वो तो इस राजनीतिक स्वरूप के परिवर्तन पर हुआ। आज भी देख लीजिए आप बिहार में, आप सोच नहीं सकते वर्तमान में तो कि कोई वहाँ आराम से सवर्ण, बिहार क्या आप यूपी में भी नहीं सोच सकते, और यूपी में नहीं सोच सकते। और इसको हम अगर देखें तो जो लोकतंत्र का एक मूल है जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन जी, और फेडरल स्ट्रक्चर जो संविधान का है, तो अगर क्योंकि राज्यों की राजनीति बदल गई तो कहीं ना कहीं, और एक खतरा जो अभी हम जो बड़ा खतरा देख रहे हैं शायद वो वही है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि राज्यों में अगर एक ही पार्टी की सरकार सब जगह आती जाती है तो उससे देश के जो संघीय ढांचा है उसको खतरा ही है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के। तो लेकिन मंडल ने उसको मजबूत किया मुझे लगता है, जी निश्चित रूप से। क्या आपने सही फरमाया, क्योंकि उसकी जो सामूहिक अभिव्यक्ति थी, जो बहुत दर्द छिपा पड़ा था जी, और जब लोगों को मंडल कमीशन होने के बाद और केंद्र में वह सत्ता आने के बाद और ये जो राजनीतिक परिवर्तन होने के बाद, एक बड़ी बात है भारत के विषय में ही नहीं बल्कि सभी गरीब देशों के, चाहे वो अफ्रीका का हो या कहीं और का हो, कि आम आदमी अपनी नियति और भाग्य मानकर अपने को दबाकर बैठ जाता है मन महसूस कर, और जब उसका जो असंतोष है वो बढ़ता जाता है, उस ढक्कन को कोई अगर हटा देगा तो वो अपने आप को रीडिस्कवर करते हैं, उन्हें अपने आप स्वयं को खोजते हैं, उनको अपने अस्तित्व का अनुमान हो जाता है और एहसास हो जाता है कि नहीं, वोट तो हमारा भी उतनी ही कीमत का है, ब्राह्मण का वोट भी एक है, कायस्थ का वोट भी एक है, राजपूत का वोट भी एक है और दलित का वोट भी एक है। तो जब उसे उस वोट की कीमत, उसका मूल्य मालूम हो गया, उसका एहसास हो गया, तो उसने परिवर्तन कर दिया और वो आज तक चालू है। तो उसकी पूरी उस सर्वथा उस भावना के अनुरूप है, और जिसको आप डिसेंट्रलाइजेशन कह दें, भागीदारी कह दें, न्याय कह दें। एक होता है कि न्याय आप एहसान करके कर रहे हैं, एक न्याय ऐसा है कि जो अधिकार पूर्वक आपको मिलता है, और जिसको अगर अर्थशास्त्र की या समाजशास्त्र की भाषा में कहें तो समान अवसर, और जिसके लिए एक कहानी बताई जाती है कि आप खरगोश को और कछुए को एक जगह बैठा दीजिए तो वो समान अवसर थोड़ा ही हुआ। आपको अगर समान अवसर करना है तो उनकी गतिशीलता को नापकर उतना डिस्टेंस कछुए को आगे बढ़ाइए, तब पता लगेगा। तो समानता का, एफर्मेटिव एक्शन का जो मूल सिद्धांत है, मूल भावना है, उसकी जो मूल अवधारणा है, वो तो इसके ऊपर आधारित है। तो सही कहा आपने, उसकी अभिव्यक्ति हुई, वो अब तक सतत चल रही है। राजस्थान में है ना, गहलोत बने तो शिवराज चौहान बने। जी जी हाँ जी जी, सौम्या इससे पहले अपना सवाल ले, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो बात सोमपाल जी कह रहे थे, आपकी स्क्रीन पर अभी कुछ तस्वीरें चल रही हैं जी, जिसमें एक तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है, एक दो तस्वीरें जिसमें एक जगह अलग अलग क्षेत्रीय दलों के नेता, अलग अलग राज्यों के नेता एक साथ खड़े हैं मंच पे, जो उसके पहले संभव नहीं था। दूसरी बात, 3 नौजवान दिख रहे हैं एक तस्वीर में स्क्रीन पे, जिनके नाम मैं आपको बताऊं शायद क्योंकि उनमें से एक को आप नहीं पहचान पाए, वो है शरद यादव, बहुत नौजवान है, रामविलास पासवान है साथ में, और लालू यादव। और ये जो तस्वीर है उस समय की, ये क्षेत्रीय राजनीति के बदलने की तस्वीर है। सौम्या, अब आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सर, तो आपने अभी बात करी कि हर स्टेट में जैसे अलग अलग जातियां किसी डिफरेंट वर्ग को भी बिलोंग करती थी, जैसे मल्लाह के बारे में बात की। तो मैं थोड़ा हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मुझे याद है 3 दिसंबर 1989 को जब इलेक्ट होके आते हैं वीपी सिंह जी, वो 2 जनों का नाम लेते हैं मेंटर्स में अपने, एक तो जयप्रकाश नारायण का, एक राम मनोहर लोहिया जी का। तो एक सोशलिज्म का, एक समाजवाद का एक एंगल आता है। तो समाजवाद के 2 हिस्से थे, या वो 2 चीजों को साथ आते, किसान पॉलिटिक्स थी और एक सोशलिस्ट पॉलिटिक्स। मुझे नहीं पता इनको अलग क्यों मानते थे एक दौर में, या इनमें अंतर भी था क्या कहीं पे देवीलाल जी की जो पॉलिटिक्स थी, या
कहीं क्या किसान पॉलिटिक्स में और कोटा पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, कहीं कुछ अंतर था क्या? कहीं वो डिफरेंस आ गया उसको सोच में, उस क्योंकि कहीं वो लैंड से रिलेटेड था, आर्थिक वेवर से रिलेटेड था, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड था। मतलब आप इसको कैसे देखते हैं, इस इंस्पिरेशन को सोशलिज्म में जिसमें दो स्ट्रैंड्स में ऐसा हुआ? आपने दो नाम लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी का। दोनों समाजवादी थे, और अगर जाति के हिसाब से समाजवाद की परिभाषा की जाए तो प्रथम स्थान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का था। जयप्रकाश नारायण जी समाजवाद की बात अर्थशास्त्र के और समाजशास्त्र के उस तरह के सिद्धांत पर करते थे जो एक सामान्य सिद्धांत है, पर जो जाति आधारित समाजवाद की बात है उसके प्रणेता तो डॉक्टर लोहिया थे। बल्कि इस बात को लेकर डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र, जो उनसे समाजवादी आंदोलन के उनसे बड़े नेता माने जाते थे और बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति थे, उनमें और इनमें इस बात का भेद था। अब मैं चौधरी देवीलाल की बात लेता हूँ। चौधरी देवीलाल जी के जो जीवन है उसके कुछ बहुत उज्जवल पक्ष भी रहे, और उसमें प्रथम अगर आप वहाँ जाकर देखें हरियाणा में, तो सबसे पहले यह था कि जो बड़े जमींदार थे उनके क्षेत्र में, सिरसा, गंगानगर और उन क्षेत्रों में, उनको बड़े जमींदार गरीब लोगों को अपने मुजाहरे कहते थे, उनको ज़मीन बोने के लिए दे दिया करते थे और उसकी सारी फसल स्वयं ले लेते थे, वो हिस्से पर नहीं, उनको कई बार खाने लायक भी नहीं देते थे। तो एक तरह का अन्याय होता था। तो चौधरी देवीलाल जी ने 16 या 15 वर्ष की आयु में जब अपना सामाजिक आंदोलन प्रारंभ किया तो वो यहीं से किया था, और ख़ास तौर से जब जमींदारी का उन्मूलन हो गया 1952-50 के दशक में, तो उस समय वहाँ के उन बोने वाले भूमिहीन किसानों को उनकी भूमिधर कैसे बनाया जाए, ये आंदोलन उन्होंने सबसे पहले चलाया था। तो उस एफर्मेटिव एक्शन के वो हरियाणा में प्रणेता माने जाते हैं। प्रणेताओं में से एक, दूसरे लोग भी थे जिसमें सर छोटूराम वगैरह थे। तो मैं थोड़ा अलग सा सवाल पूछती हूँ। जी। तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है विश्व प्रताप सिंह जी की सरकार का, वो सरकार जब गिरती है उससे पहले विश्व प्रताप सिंह एक सवाल पूछते हैं। विश्वनाथ सिंह जी, प्रताप सिंह जी, सॉरी, बीपी सिंह जी एक सवाल पूछते हैं, और उनका सवाल कांग्रेस और भाजपा दोनों के तरफ होता है, और वो उन दोनों को की तरफ देख के बोलते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ इंडिया यू इंटेंड टू क्रिएट, तुम कैसा भारत बनाना चाहते हो। और इसमें उनके बहुत मतलब शायद दुख है, बहुत तरह का। तो क्या हमने वैसा भारत बना दिया है जो उनको उस टाइम डर था, जो उन्हें कांग्रेस भाजपा से पूछा, या उस भारत को बनाने की प्रक्रिया में है, या हम कहाँ हैं उस जो उनकी सोच होती है उसमें कहाँ हैं आज? देखिए, एक बहुत बृहद सवाल है ये। भारत को बनाना, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बनाना, उसको शिक्षित बनाना, उसके कमज़ोर वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाकर मजबूत करना, या सरकारी कोटों के माध्यम से। तो अकेला मंडल कमीशन ऐसा नहीं था कि वो सारा आमूल परिवर्तन भारत की व्यवस्था में कर देता, परंतु ये बात उनकी सही थी, क्योंकि जो उसके जो मूल सिद्धांत था, उनका धारणा ये था कि जो पुरानी हमारी व्यवस्था थी उसमें जो पेटेंट रूप से अन्याय हो रहे थे उनको दुरुस्त करने की एक पहल। इस बात से मैं कहता हूँ कि सरकारी नौकरियों में ही आरक्षण की बात थी ना, तो आप अगर सारे जॉब्स को देखें, भारत के सारे रोजगार के परिदृश्य के ऊपर दृष्टिपात करें, तो आप पाते हैं कि सरकार तो केवल 2% लोगों को काम देती है। सभी स्तर की सरकार, चाहे वो केंद्रीय स्तर की हो, फेडरल लेवल की, चाहे राज्य की हो, चाहे वो पंचायत व्यवस्था हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, ये सब मिलाकर जो औपचारिक व्यवस्था है सरकार की, उसमें केवल 2% लोगों को रोजगार मिलता है। तो आप समझते हो कि उन रोजगारों में आरक्षण करने से कोई आमूल परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं था, परंतु वो एक शुरुआत थी, और फिर उसको सभी स्तरों के ऊपर उतारने की बात थी। अब उसमें निजी क्षेत्र में ये सवाल आता है कि वहाँ ये बात नहीं ला दी जा सकती, क्योंकि निजी क्षेत्र तो अर्थ की दृष्टि से चलता है, उनका तो अपना तर्क है
जो उनको ज़्यादा उत्पादन करेगा और कम से कम उसका कंपनसेशन लेगा, पैसा लेगा, उसको वे रखेंगे। ये बात कई बार कही जाती है कि निजी क्षेत्र में भी हमारे साथी पासवान जी और ये लोग कहते हैं कई बार, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, परंतु वो दर्द तो था और वो तो उनकी वास्तविकता थी। उनका ये कहना नहीं था कि केवल सरकारी आरक्षण से परिवर्तन हो जाएगा, परंतु उस मानसिकता में आमूल परिवर्तन करने की बात थी। उस टीस के कारण उन्होंने बात कही। और दूसरी बात एक और बताऊं आपको, आपने नहीं पूछा मुझे, वो जब वो अविश्वास प्रस्ताव की बात करने जा रहे थे और चौधरी देवीलाल जी को अलग कर दिया था, तो मैं इस पक्ष में नहीं था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उसके बाद मंत्री बने रहे। मैं अकेला व्यक्ति ऐसा था जिसने उनको ये कहा था कि आज आप सुबह चौधरी देवीलाल जी को अपने मंत्रिमंडल से हटा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, आप शाम को जाकर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दीजिए और ये कह दीजिए कि मैं तो सर्वसम्मति से चुना हुआ प्रत्याशी था प्रधानमंत्री के तौर पर, किन्हीं कारणों से वह सर्वसम्मति अब नहीं रह पाई। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, तो क्योंकि वो सर्वसम्मति नहीं है जिसके आधार पर, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था नेता का, आपका याद होगा। इसीलिए तरकीब निकाली गई थी कि चौधरी देवीलाल को पहले कहा जाए और फिर वो उनका नाम ले देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शुरू से ही वो बंटवारा हो जाए। तो उसी भावना से मैंने कहा था कि आप कह दीजिए और आप इससे हट जाइए, क्योंकि अब इस तरह के विरोधाभास बनते रहेंगे और आपके जो एक वो थी जो आपकी शक्ति सत्ता में रहने की और जो एक लेजिटिमेसी वो घट जाएगी। तो जो साथी आपके साथ बचेंगे, जैसे चौधरी देवीलाल चाहते थे, वो भी आपको ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे, शब्द कहे थे। तो आप शाम को ही आज इस्तीफा दे दीजिए और फिर चुनाव एक अलग से लड़िए अपनी एक पार्टी समरसता की, जिसमें एक अनुशासन हो, इस तरह के विरोधाभासी तत्वों का समावेश नहीं हो। इनसे तो हमारे सहयोगी दल बेहतर रहे कि उन्होंने उस तरह से नहीं किया। सारा जो अंतर विरोध था वो तो जनता दल में आंतरिक विरोध था। तो ये बात मैंने कही थी, परंतु उस समय एक छोटी बात आपको बताऊं कि हमारे साथी खासतौर से शरद यादव जी और रामविलास पासवान जी, इन लोगों की मान्यता ये थी और उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को ये बात कहकर कन्विंस भी कर लिया कि जब आप मंडल कमीशन के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे तो ये इतना शक्तिशाली मुद्दा है कि सत्ताधारी जो सत्ता से बाहर रहना, खासतौर से कांग्रेस की तरफ उनका इशारा था कि वहां से बहुत बड़ा वर्ग इस बात के ऊपर टूट कर आपके साथ आ जाएगा। और मैं उनके इस आकलन से मैं सहमत नहीं था, उन्हें यह अंदाज था। और मैंने प्रधानमंत्री जी को उस समय ये भी कहा था कि मंडल कमीशन लागू करने तक तो आप इन सब वर्गों के नेता रहेंगे, और जब मंडल कमीशन औपचारिक रूप से क्रियान्वित हो जाएगा उसके बाद ये सारे वर्ग अपने अपने नेताओं को अपना नेता मानेंगे। आपको उसके बाद मंडल मसीहा आप तब तक ही हैं जब तक आप मंडल को घोषित कर रहे हैं। और ये बात आज सिद्ध हो रही है। मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए सौम्या जी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जिन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम लिया, क्योंकि कांग्रेस भी उसको अपने घोषणा पत्र में लिए बैठी थी, जनता दल और दूसरे भी लिए बैठे थे, क्यों नहीं लागू किया था उन्होंने। और जब उन्होंने कर दिया तो आज तक ये बताइए एक भी किसी विद्यालय का, संस्था का, किसी संस्थान का स्मृति में मंडल कमीशन के कभी कोई वार्षिक सम्मेलन हुआ हो, किसी ने कोई विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को याद किया, उन्हीं नेताओं जो उनके कारण इतने ऊंचे स्तर पर बैठे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो ये एक विडंबना है। मैं एक विडंबना और है मेरी तरफ, दरअसल बिजली जो है वो बार बार आ जा रही है, तो मैं जी वो जो जिसे हम बैकअप कहते हैं, जो पॉलिटिक्स में भी होता है तो मैं बैकअप पे हूँ, तो मेरे पीछे से एक ब्लीप की साउंड आएगी क्योंकि मॉडेम जो है उसी पे चल रहा है, यूपीएस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में जी। तो एक विडंबना और है सोमपाल जी। मैंने तय किया था कि इस विडंबना के बारे में मैं शुरुआत में सवाल पूछूंगा, लेकिन फिर मैंने और सौम्या ने ये तय किया कि नहीं, इसको हम बाद में लेके जाएंगे जी। एक विडंबना और है सोमपाल जी कि मंडल की राजनीति से निकले जो नेता हैं ज्यादातर आज के समय में, अभी हम जिस समय में जी रहे हैं, या तो वो भाजपा में है, भाजपा के साथ हैं, या फिर
वो राजनीतिक सीन से या तो उनको गायब करने की कोशिश हो रही है या वो खुद ही शांत होकर बैठ गए हैं। ये एक विडंबना है कि नहीं है? निश्चित रूप से विडंबना है। और आप सवाल पहले पूछें या बाद में पूछें, जो प्रश्न शाश्वत होते हैं वो तो शाश्वत रहते हैं, उन्हें आप पहले पूछ लीजिए या बाद में पूछ लीजिए। जैसे ईश्वर के विषय में कहा जाता है कि उसका अस्तित्व तो शाश्वत है, पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा, उससे उसकी महत्ता कम नहीं होती। पर ये बात आपने सही कही कि ये सत्ता का खेल होता है, और इसी बिंदु के ऊपर मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को एक अलग प्रकार का व्यक्ति और व्यक्तित्व मानता हूँ कि जब उनकी प्रतिबद्धता थी और जिस परिवेश से, जिस पृष्ठभूमि से वे आते थे, मैं तो उन्हें मजाक में कई बार कहता भी था कि आप पैदा तो हुए ठाकुर के और राजा के घर में, और चिंतन है आपका समाजवादी, तो आपके जीन में और आपकी मानसिकता में ये द्वंद्व जो है उसको आप कैसे संभालते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। तो ये बात आपने सही कही कि जो लोग थे वो सत्ता की खोज में थे। एक घटना आपको मैं बहुत हाल की बताता हूँ इस संदर्भ में, हालांकि बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ मैं, पता नहीं सामाजिक रूप से उचित है कि नहीं। 2014 में जब माननीय मोदी जी को नेता बनाने की बात की, तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ये तो सार्वजनिक ज्ञान है, सबको पता है, सर्वविदित है, कि उन्होंने कहा कि अगर इनको आप नेता घोषित करेंगे तो मैं साथ नहीं आऊँगा। ये बात है कि नहीं है मयंक जी? तो उन्होंने मना किया और उसके बाद वो चले गए इनके साथ, आज है ना उनके साथ जी। इसी तरह एक और बात है अंदर की, एक और बहुत बड़े मंडल के मसीहा हैं जो प्राय ये भी कह देते हैं कि मैंने गला पकड़ के विश्वनाथ प्रताप सिंह से करा दिया, आपको पता लग जाएगा, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने जब नीतीश ने इनसे अलग रहने की बात कही तो उनके एक बहुत विश्वस्त साथी ने उन्हीं के सामने मुझे कहा कि देखो इस नीतीश कुमार ने कितना गलत और कम बुद्धि का मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है, अगर आज हम साथ होते तो हम आज अग्रिम पंक्ति में बैठकर केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं जी। ये मंडल के बहुत बड़े मसीहा की व्यथा थी हमारी पत्रकारिता में, लेकिन एक लाइन चलती है, ये कहना अलग होता है मयंक जी और करना अलग होता है। इस प्रकार का द्वैत राजनीति में तो उसके दर्शन प्राय होते रहते हैं जी। नहीं, वो जो आप केंद्र की राजनीति, केंद्र में मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, तो पत्रकारों में हमारे यहाँ एक आज से, अब तो पत्रकारिता बदल ही गई जी, खैर, तो उस बारे में कभी और टिप्पणी। पर 10 साल पहले तक एक पंक्ति बड़ी मशहूर होती थी कि किसी राष्ट्रीय टीवी चैनल या अखबार का संवाददाता होने से बेहतर है किसी क्षेत्रीय अखबार या टीवी चैनल के संपादक बन जाओ। तो दरअसल ये भी एक वजह है कि वही वाली बात कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनने से बेहतर है कि राज्य के मुख्यमंत्री बनोगे, कि वो जो एक जो फीलिंग आती है ना, जो सामंतवाद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है थोड़ा बहुत, और बड़ा आनंद देता है वो, मुझे लगता है। वो तो देखिए, सत्ता का जो मूल भाव है जी, वो तो सामंतवाद की ही अभिव्यक्ति है जी। बहुत कम लोग शासक ऐसे हुए हैं जो जनता का सेवक मानते हैं अपने आप को, सब स्वामी भाव से ही तो आते हैं वहाँ, और ये बात कही भी जाती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की एक आलोचनाओं में से ये आलोचना थी, उनके जो अंतरंग मित्र थे मेरे से अतिरिक्त कुछ लोग, कि आप कुछ ज़्यादा ही लोकतांत्रिक और कुछ ज़्यादा ही सेवा भाव से ओतप्रोत हैं। और एक तो ठाकुर साहब थे, हम एक किसी संस्था के वार्षिक अधिवेशन में गए थे उत्तर प्रदेश में, पिलखवा में जी। वह एक राजपूतों की संस्था है जी। तो वहाँ एक बहुत बड़े राजपूत चौधरी थे, वहाँ राजपूतों के एक 84 गांव की खाप है, एक 60 गांव की खाप है। तो उसमें हम गए थे, तो वहाँ एक ठाकुर साहब थे, बिल्कुल टिपिकल ठाकुर, बड़ी ऐसे मूंछ रखते थे और दिखते थे हाँ ये ठाकुर हैं। तो उन्होंने ये बात मुझे बाद में कही, हम उनको चचा बोलते थे, हमसे बड़े थे, उनके संस्कार थे, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सोमपाल, राजपूतों का काम राज करना होता है, और तुम लोग ने विश्वनाथ को पीएम बना के उसे हटवा दिया, इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी भाई, और नारा तुमने लगाना शुरू कर दिया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। तो तुम्हारा नारा तो सत्य सिद्ध हो गया ना, फिर रहे हो सड़क पर फकीर मांगते। एक सवाल दर्शकों में से आया है, सामंतवाद की अभिव्यक्ति तो है इसका, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो एक दर्शकों में से सवाल आया है
जी। उन्होंने पूछा है कि क्या मंडल की सिफारिशें केवल नौकरियों में आरक्षण तक सीमित थी, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारी सिफारिशें थी, उन पर कोई काम नहीं हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कारण मूल में कि उस पर कोई काम हुआ ही नहीं कभी, जो मंडल अभी की तो और सिफारिशें थी? निश्चित रूप से काम नहीं हुआ उसके ऊपर, और मैं अपनी अनभिज्ञता स्वीकार करता हूं कि मैंने कोई उस विवरण में जाने की आवश्यकता भी नहीं समझी। एक बात मैं और कह दूं, जो मैं स्वयं अपनी आलोचना कर रहा हूं मंडल के विषय में, कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कहा कि हम इसको करें, और वो जो चौधरी देवीलाल जी के अलग होने की बात, और मैंने उनको ये परामर्श दिया कि आज भी आप आज ही इस्तीफा दे दीजिए, तो उसमें मेरा एक ये भी तर्क था कि अभी आपको मंडल लागू करना नहीं पड़ेगा और ये अच्छा अवसर है, आप छोड़ दें। और मंडल लागू करते समय मैंने सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, आज पहली बार कह रहा हूँ, तो मैंने ये बात कही थी जो आपने प्रारंभ से की, जिसमें हमारा आप सहमत हैं, कि भारतीय समाज का सबसे बड़ा अभिशाप जो इस देश को दूसरे देशों से अलग स्तर के ऊपर स्थापित करता है या स्थापित रहा है, खास तौर से महाभारत और उसके बाद का, जिसमें ये अछूत और चांडाल और ये सब रहे हैं, ये सबसे बड़ा अभिशाप था। और आधुनिक शिक्षा, आधुनिक आर्थिक प्रगति और वैश्वीकरण, इन तीनों आयामों के कारण जाति प्रथा स्वतः समाप्त हो रही थी। और यदि हमने मंडल कमीशन लागू कर दिया, तो ये मंडल कमीशन के कारण ये जो जाति का ढांचा है, ये न केवल स्थायी हो जाएगा, परपेचुएट हो जाएगा, बल्कि और एक्सेंचुएट हो जाएगा और गहरा हो जाएगा। और ये बात कुछ अर्थों में सिद्ध भी हो रही है। मैं आपको अपने बेटे की बात बताता हूँ। IIT के केमिकल इंजीनियरिंग IIT न्यू दिल्ली में अंतिम वर्ष में था, तो जब वो राजीव गोस्वामी वाला आंदोलन हुआ और यहाँ लोगों ने आंदोलन किया, उसने उस दिन आकर पूछा मुझे और मेरी पत्नी से कि पिताजी हम जाट हैं क्या? हमारे परिवार में ये बात नहीं थी। तो ये बात इस प्रमाण है कि उस जाति की जो अवधारणाएं हैं, उस जाति के साथ जो अपना बंधन है, वो अब पक्का हो गया, उसको कोई हटा नहीं पाएगा। और जो लोग आलोचना करते थे, उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता है, उन्होंने हिम्मत क्यों नहीं करते वो हटा दें इसको। अगर इतना खराब हो रहा था, अगर अडवाणी जी और उनके बाद उनकी जो उसमें जो तर्क दिया गया था कि इसमें समाज में फूट आएगी, अलगाव आएगा, तो आज तो वो सत्ता में है, हटा क्यों नहीं देते उसको, या दूसरे क्यों नहीं हटा देते जो उस समय उस आंदोलन को उग्र रूप दे रहे थे, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित थी। जी जी, अब तो उनको बयान देके पीछे हटना पड़ता है। भागवत जी बयान देते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। तो भागवत जी का ही सवाल नहीं, सबका, मैं कांग्रेस के ऊपर भी सवाल उठा रहा हूँ। जी, उस समय जो आंदोलन हुआ था उसमें उनकी भूमिका कोई कम नहीं थी। जी अच्छा जी, सौम्या आपका कोई सवाल है? नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। वैसे भी मेरे ख्याल से सोमपाल जी को शायद कहीं जाना था 12:30 के समय। नहीं, अगर आप एक बात हो तो कर लीजिए। जी जी, एक बजे जाना, अगर आप चाहते हैं कोई और पूछना तो मुझे कोई एतराज नहीं। तो जी, मेरा एक सवाल इसमें ये है कि एक बड़ी आबादी जो है इस देश में, और खासतौर पे जब अभी हम CA NRC का पूरा ये जो मामला हुआ, ये बिल लाया गया और एक्ट में बदला गया, एक बड़ी आबादी इस देश में घुमंतू लोगों की है। जी जी, और उस पे एक हमारे दर्शक ने सवाल भी पूछा है अभय जी ने कि क्या मंडल के दौरान इन लोगों को लेके कोई विमर्श हुआ था, कोई विचार हुआ था, कभी बात हुई? क्योंकि वो आज भी उसी स्थिति में अगर हम देखें, और CA NRC जब आया तब भी ये चिंता थी कि नो डाउट माइनॉरिटीज को तो टारगेट वो कर ही रहा है, पर ऐसे तमाम लोगों की जो जीवन है, जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी नागरिकता सिद्ध करने की। तो जिनके पास नागरिकता तक सिद्ध करने के कागज नहीं है, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए क्या मंडल कमीशन में कोई ऐसी बात उठी थी 2 में, 1 में, या इस अवधारणा के बारे में सोचा गया था? क्योंकि मूलतः वो OBCs के लिए था। तो क्या उस समय राजनीति भी इस बारे में नहीं सोच रही थी? क्योंकि इस पहलू को लेके एक बार बार बात उठती रही है कि ये केवल एक राजनीतिक दांव था, क्योंकि ये एक बड़ी आबादी की बात कर रहा था जो बड़ा वोटर हो सकती थी। जो बड़ा वोटर नहीं था उसको इग्नोर कर दिया गया कहीं ना कहीं। ये आपकी जो आपका जो अंदाज है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिन वर्गों को आरक्षण दिया गया उनसे ज्यादा खराब अवस्था में, दशा में तो ये बहुत सारे लोग हैं जो घुमंतू जातियां हैं। हालांकि ट्राइबल्स को भी दिया गया, और उनका अगर उद्धार करना है, उनका उन्नयन करना है ना मयंक जी, तो वो जाति आधारित नहीं हो सकता। जी,
जिस तरह से खेती को एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से, वहाँ की भूमि, वहाँ की जो वनस्पति की विविधता है, वहाँ की जो पुरानी फसलों का चक्र और परंपरा है, वहाँ का जो परंपरागत ज्ञान और कौशल है उन चीज़ों को उगाने का, तो लोकेशन स्पेसिफिक सॉल्यूशन जिसे कहा जाता है, उस तरह का ही ये समाज के इन वर्गों को चिन्हित करके, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा, मैं प्राय कहता हूँ, आज से नहीं करीब 40 वर्ष से कह रहा हूँ, दिल्ली में आपने देखा होगा कि सड़कों के ऊपर जब हम किसी भी सिग्नल के ऊपर खड़े होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां कलाबाजियां करते हैं। वो एक कौम, एक कम्युनिटी कहलाती है, घुमंतु लोग हैं, उन्हें बादी कहते हैं, नट कहते हैं उनको। हमने वो स्थान देखा है सरिस्का में कि वो कई 100 मीटर लंबी 2 पहाड़ियां हैं, उनके ऊपर एक नटनी ने रस्सी के ऊपर चलकर दिखाया था बिना किसी प्रशिक्षण के। तो मेरा ये कहना है कि उनके जीन्स में वो जो स्पोर्ट्समैनशिप है, वो जो स्पोर्ट्स करने की कला है वो है। तो इस तरह के वर्गों को चिन्हित करके जो उनकी परंपरागत कला कौशल है उसी को उन्नत करने के प्रयास किए जाएं और उनको आर्थिक दृष्टि से उन्नत किया जाए, यह होना चाहिए। मुझे नहीं पता मंडल कमीशन में ये है कि नहीं, पर मंडल कमीशन के समय ये आप सही कह रहे हैं कि जिस वर्ग को दिया गया उसमें वोट बैंक की राजनीति निश्चित रूप से उसमें एक पुट था, उससे कोई अलग नहीं था। अच्छा नहीं लगता, ये भाव तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के मन में भी था, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये सवाल जो है ये अभय कुमार से और एक मिनट और बता दूं मैं जी, यही मैंने उस समय कहा था कि ये जाति इतना बड़ा अभिशाप है, अगर आप इसको करेंगे तो ये न केवल गहरा जाएगा बल्कि और स्थायी हो जाएगा। इट विल बी फर्दर परपिचुएटेड एंड एक्सेंचुएटेड, दीज वर द वर्ड्स व्हिच आई यूज्ड। लेकिन ये जरूरी भी तो था, इसको हम देखें तो ये एक खतरा भी था। कई बार हम कुछ जोखिम लेते हैं जहां पे हमको पता होता है कि इसका कोई नुकसान होगा, जैसे हम कोई दवा खाते हैं तो साइड इफेक्ट हो सकता है, पर हाँ निश्चित हो सकता है, जिंदा बचना जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक कह रहे हैं। वो तो मैंने कहा ना कि उसके तो जो कुछ उसके उज्जवल पक्ष होते हैं, कुछ उसके निम्न पक्ष होते हैं, कुछ उसका नुकसान भी होता है, पर वो एक ओपनआइड डिसीजन था और एक दिन का नहीं था, वो बहुत दिन से जो हुई बात थी। 2 औपचारिक आयोग बैठ चुके थे, उनकी सिफारिश थी, सारे दल मान चुके थे सार्वजनिक रूप से। आप देखें ना, एक मैं और बात कहा करता हूँ राजनीतिक लोगों के विषय में, मयंक जी इसको दूसरी तरह मत लीजिए प्लीज, ये स्मगलर्स होते हैं, हवाला वाले होते हैं। मेरे यहाँ 1-2 लोग जानने वाले हैं जिन्होंने यहाँ से छोड़कर अमेरिका और वहाँ सेटल हो गए, तो उन्होंने अपने मकानात यहाँ बेचे, तो उसका 60% पैसा काले धन में मिला। तो हमने कहा कैसे ले जाओगे? बोले हवाला वालों को दे देंगे, 2% पर वहाँ मिल जाएगा। तो आप ये बताइए कि जब आपकी जो वैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक बैंक वाले वो नहीं करेंगे तो ऐसे विकल्प खड़े होते हैं, पर उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उनकी एक आचार संहिता है कि अगर यहाँ जबानी दे दिया, कुछ लिखा पढ़ा नहीं है, निश्चित रूप से ईमानदारी से वहाँ मिलेगा। राजनीतिक व्यक्ति ऐसा, उसके ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, वो करोड़ों लोगों के सामने झूठ बोलकर बहुत कन्वीनियंटली उस पर उल्टा हो जाता है, उसके खिलाफ कोई जस्टिशिएबल एक्शन होने का प्रावधान नहीं है। जी, दरअसल मुझे एक चीज इसमें और लगती है कि ये भारतीय समाज जो है ये दरअसल उसका मामला भी है कि मंडल या पूरा जो प्रोसेस है वो हो सकता है नेता के दिमाग में राजनीति रही हो, पर वो एक ज़रूरी दवा समाज के लिए थी। पर ये सामाजिक कंडीशनिंग ऐसी है कि जब तक हम शोषित रहते हैं हमें शोषण बुरा लगता है, और जब हम शोषित नहीं रहते हैं तो हम शोषण करना शुरू कर देते हैं। एक हिंदुस्तानी समाज का प्रोसेस भी है। सामाजिक न्याय जो है वो बेसिकली जब तक हम विक्टिम है तब तक हमको अच्छा लग रहा होता है। ये भी आपने जो कहा, ऐसा इसको हर समय स्वयं को कोसना भी अच्छा नहीं रहता मयंक जी। आप भारत को दोषी मत ठहराइए। जो दास व्यवस्था थी जी, वो तो यूरोप ने की, बिल्कुल, और आज वो हमको ह्यूमन राइट्स और इक्विटी और इक्वालिटी का उपदेश देते नहीं थकते। अमेरिका ने की, और आप कह रहे हैं कि आज भी अमेरिका में हो रहा है। ट्रंप आज राष्ट्रपति क्यों है जी? वो श्वेत वर्ग की श्रेष्ठता के भाव को दोबारा पनपाने के कारण है जी। तो ये खाली भारतीयों में नहीं है, ये तो सारे विश्व की और समाज की मानसिकता में रहता है। तो मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि हाँ, एक दूसरा, मैं टर्की का उदाहरण लीजिए जी। एक तो कमाल पाशा हुए टर्की के जी,
जिन्होंने क्रिश्चियन और इस्लाम का समन्वय करके और देश को आधुनिक लोकतंत्र की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया। और जो आज के हैं एर्दोगन, वो उसी पुरानी बात को उठाकर वही संप्रदायवाद दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ा, जो मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि इस एक तो अकर्मण्यता, जिसको अंग्रेजी में इंडोलेंस कहते हैं, अर्थशास्त्र की भाषा में लो विलिंगनेस टू वर्क कहते हैं, एक तो वह अकर्मण्यता, वो भी अंधविश्वास जनित कि हमें कुछ नहीं करना, जाकर पूजा कर दीजिए, सब पाप कर्म कर दीजिए, कुछ भी मत करिए, गंगा जी में जाइए, आपके सब पाप धुल जाएंगे। तो अंधविश्वास जनित अकर्मण्यता और जाति, ये दो सबसे बड़े अभिशाप रहे हैं। और इस वर्तमान दौर में, इस पिछले 6 वर्ष में, इन दोनों को जिस तरह से पुष्ट पोषण किया जा रहा है, जिससे दोबारा से परपिट्रेट किया जा रहा है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है भारत के भविष्य के लिए। सौम्या, आप कुछ कहना चाह रही थी बीच में? नहीं, बस मेरा एक मतलब ये सवाल एक्चुअली बहुत ब्रॉड है, पर फिर भी मैं ट्राई करना चाहती हूँ, मैं पूछ लूँ सिंपल। उसमें बार बार एक शब्द इस्तेमाल हुआ है पिछले 30 सालों में लगातार, सोमपाल जी, मेरिट। बार बार बोला गया मेरिट को खतरा पहुंचा है, क्वालिटी को खतरा पहुंचा है रिजर्वेशन आने के बाद। मतलब ये क्या है, ये क्या है मेरिट? ये मुझे मतलब मुझे समझ में आता है, पर मैं चाहती हूँ आपके शब्दों में मैं समझना चाहती हूँ क्यों बार बार बोला जाता है ये सब। मेरिट जो है वो, देखिए, मैं बहुत ही वैज्ञानिक, मनोविज्ञान की दृष्टि से वैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक दोनों बात को सम्मिलित करके और पूरे विश्वास के कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, बनावट के साथ नहीं। एक मेरिट होती है जो जन्मजात होती है, जिसको इन्नेट कहते हैं, जिसको व्यक्ति का पोटेंशियल कहते हैं, संभाव्यता, और दूसरा उसका अवसर होता है। तो ये जो जीवन की मैट्रिक्स है, जो इसकी लीला है, इन दोनों के संयोग की लीला है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा हूँ, चौपाल में बैठकर फटी बोरी के ऊपर, स्लेट और तख्ती के ऊपर कलम से लिखकर, सरकंडे की कलम से काली तख्ती के ऊपर पोत कर। और जब मैं 10वीं में था तो मैं वहाँ के सबसे होशियार विद्यार्थियों में, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में मैं गिना जाता था। जब मैं दिल्ली आया तो यहाँ माध्यम अंग्रेजी था, तो मैंने उस कष्ट को भुगता है। मुझे विषय आता था, अर्थशास्त्र का भी ऑनर्स किया, एमए किया, परंतु अंग्रेजी में उतनी गति नहीं थी, तो मैंने उस कष्ट को भुगता है। विषय आते हुए मैं सवाल नहीं लिख पाता था, अपना उत्तर नहीं लिख पाता था। और एमए के बाद जब लॉ किया, मेरी अंग्रेजी अच्छी हो गई। हालांकि मैं पार्ट टाइम था, तो मैं विश्वविद्यालय में 3रे नंबर पर था। अब मैं 46 देशों में गया हूँ, कई दर्जन अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसिस में जा चुका हूँ, मुझे तो मेरिट में कहीं कमी नहीं लगती। पर जो मेरे साथ के, मेरे से भी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जिनको दिल्ली विश्वविद्यालय आने का अवसर नहीं मिला, वो बेचारे तो अभी वही हैं, तो मैं मेरिट कैसे गिनूं? तो मेरिट एक अवसर का भी प्रश्न है। खाली मेरिट ये नहीं है कि कोई जन्मजात मेरिट लेकर आता है। यही तो समानता की बात है कि किसी की भी योग्यता को, किसी भी प्रतिभा को मुखरित होने का समान अवसर मिल जाए, उसके बाद आप मेरिट गिनिए। और आप कछुए की और खरगोश की मेरिट को लें। और ये जो भ्रष्टाचार है और जितना अनाचार है, ये तो प्रशासन में अंग्रेजों के समय भी था, रिश्वतें तब भी ज्यादा थी। और जो तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग और सवर्ण अपने आप को मानता है, उन्होंने कचहरियों में, उन्होंने वकालत में, उन्होंने प्रशासन में, और तो छोड़ दीजिए, आप धार्मिक स्थलों में, किसी के भी धार्मिक स्थल ले लीजिए, किसी धर्म के ले लीजिए, जो बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, वो जो वहाँ बैठकर अनाचार करते हैं, वो क्या है? तो इससे कोई लेना देना नहीं, मेरिट की बात की जाती है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम अपनी इस बातचीत के जात ना जात के अंत की ओर बढ़ चले हैं। और चूंकि ये बात उठी है, और अभी अपनी बात के अंत में सोमपाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ब्रिटिश पीरियड में, अंग्रेज़ों के वक्त में, वो कौन लोग थे जो तमाम बड़े ओहदों पर बैठे थे और वो घूस ले रहे थे और भ्रष्टाचार कर रहे थे? वो कौन लोग थे जो उसके पहले के पीरियड में राजाओं के, नवाबों के, बादशाहों के दरबारों में बड़े पदों पर बैठे थे और वो करप्शन कर रहे थे? और ये सारे लोग सवर्ण जातियों से आते थे अधिकतम। तो मैं भी यहाँ बैठकर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे पुरखे क्या करते थे। मेरे पुरखों में ज़्यादातर वो लोग थे जिन्होंने जमींदारों के यहाँ मुंशी का काम करते हुए, जी हाँ, मुंशी का काम करते हुए गरीब, दलित, वंचित, मजदूरों और किसानों की ज़मीनें
हड़प ने उनके कागजों में हेराफेरी करने के काम किए हैं। मैं उस जाति में पैदा हुआ हूँ और मुझे मयंक जी इस बात एक का बात कोई और गर्व कह नहीं दूं, है। आप जी अनुमति दें तो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मयंक जी ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उदाहरण है के कामराज का, जी और उत्तर भारत में चौधरी देवीलाल का। जी चौधरी देवीलाल शायद मैट्रिक पास भी नहीं थे, बिल्कुल। परंतु अगर किसान के, गरीब के और जनता के उद्धार की बात करें तो उत्तर भारत में इतना प्रगतिशील मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ होगा जी ने चौधरी देवीलाल रहे। बिल्कुल बहुत उदाहरण है उसके बिल्कुल। ऊपर। नहीं, ये बिल्कुल एक और मिथ है। दूसरे हाँ दूसरे जी कामराज के समय ही जी आधुनिक तमिलनाडु की आधारशिला रखी गई थी, जो चौथी जमात पास थे शायद, या चौथी भी पास बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल। जी और मैं अंत में ये कह दूं आपको कि अगर मुझे ये कहा जाए कि सच्चरित्रता और सदाशयता एक जी पलड़े में है और मेरिट एक पलड़े में है, जी तो मैं सदाशयता को चुनना चाहूंगा। क्योंकि बिल्कुल। होता क्या है, मेरिट जो है ये एम्पावरमेंट है। जी अगर कोई आदमी कुटिल है, अगर कोई आदमी अपराधी है, अगर कोई आदमी धोखेबाज या मैनिपुलेटर है, जी वो पढ़कर बड़ा मैनिपुलेटर ज्यादा चरित्रहीन और ज्यादा बदमाश हो जाएगा, और जो भला आदमी है वो उससे बेहतर है। क्योंकि सरकारी तंत्र में मेरिट तो खरीदी जा सकती है। मेरे आप जैसे, जो आपने कहा ना, अपने समुदाय का मुंशी, जी हमारे आप जैसे बहुत है ना, बुला के कहिए इसको ड्राफ्ट कर देंगे हम। हाँ हाँ पर लीडर की अगर नीयत होगी, चाहे वो अंगूठा टेक भी हो, उसको ये संसाधन तो मिल जाते हैं। मेरिट इतनी दुर्लभ नहीं है जितनी सदाशयता और सच्चरित्रता। जी जी। मैं बिल्कुल वहीं पे आ रहा था। तो मेरे पुरखे ये काम करते थे, मुझे पता है। कितने ही जमींदारों के साथ मिलके, और वो जो बही खाते थे उनमें हेर फेर करके कितने गरीबों की जमीनें हड़पी गई होंगी, और मेरे पुरखे उसमें शामिल रहे होंगे, जाहिर सी बात है। और उसके अलावा जाति को लेके हम सब जो छुआछूत कर रहे थे समाज के लोग, और आज भी करते हैं। और आप जो लोग इस शो को देख रहे हैं, उनमें से तमाम लोग बार बार कहते होंगे हम तो जाति नहीं मानते। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, इसको चेक करके देखिएगा कि प्रेम विवाह जब आप करते हैं तब तो आप जाति तय नहीं कर सकते। आप किससे प्रेम करेंगे? आपके परिवार में कितनी अरेंज मैरिजेस होती है जो जाति के बाहर होती है। अगर आप ये नहीं करते तो आप जाति को मानते हैं, और जब तक आप ये कर रहे हैं तब तक आप जाति को मान रहे हैं। खैर, सारी बातें करते हुए मयंक जी 1 मिनट और। जी जी बिल्कुल जी सोमपाल। इस संदर्भ में एक बहुत प्रगतिशील सुझाव दिया था चौधरी चरण सिंह जी ने, जी जब वो मुख्यमंत्री बने सन 67 में। जी उस समय उन्होंने कहा था कि सरकारी नौकरियां केवल उन लोगों के लिए आरक्षित कर दी जाएं जो अंतरजातीय विवाह करेंगे। क्या बात, क्या बात। देखिए कितना प्रगतिशील होता है। आज बिल्कुल तक भी बिल्कुल जांच कर लीजिए आप, जाति प्रथा 20-30 साल में भागती नजर आएगी अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं सोमपाल जी, जो ये कहते हैं कि हमने अपने बेटे का अंतरजातीय विवाह किया। और मेरा सवाल होता है कि ये प्रेम विवाह था? तो वो कहते हैं हाँ। मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि अगर वो प्रेम नहीं करता किसी से और ये अरेंज मैरिज होती, व्यवस्था विवाह होता, क्या तब भी आप अंतरजातीय करते? तब आप अपनी जाति में जो है वर या वधू खोज रहे होते। चलिए, इतना तो अंतर हुआ ना कि उसको स्वीकार कर लिया गया। पहले तो उसको जाति बहिष्कृत कर देते। इतना सुधार तो हुआ। ये तो इवोल्यूशन की प्रक्रिया है जी। इसके लिए हमको इवोल्यूशन और मंडल, नो डाउट, और बॉलीवुड, इन सबको धन्यवाद देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो आज के ये इस कमाल के मजेदार संवाद के लिए सौम्या आपका शुक्रिया, सोमपाल जी बहुत शुक्रिया। और चूंकि ये पूरी बात मेरिट पे आके खत्म हुई है, तो मुझे ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक और बहुत कमाल की कविता याद आई है। वो कहते हैं कि इस कविता का शीर्षक है उन्हें डर है। वो कहते हैं कि उन्हें डर है बंजर धरती का सीना चीर कर अन्न उगा देने वाले सावले खुरदुरे हाथ उतनी ही दक्षता से जुट जाएंगे वर्जित क्षेत्र में भी, जहां अभी तक लगा था उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड। वे जानते हैं ये एक जंग है जहां उनकी हार तय है। एक झूठ के रेतीले ढूह की ओट में खड़े रहकर आखिर कब तक बचा जा सकता है बाली के तीक्ष्ण बाणों से। आसमान से बरसते अंगारों में उनका झुलसना तय है, फिर भी वे अपने पुराने तीरों को तेज करने लगे हैं। चौराहों से वे गुजरते हैं निशंक, जानते हैं सड़कों पर कदमताल करती खाकी वर्दी उनकी ही सुरक्षा के लिए तैनात है। आंखों पर काली पट्टी बांधे न्याय देवी जरूरत पड़ने पर दोहराएगी 10वें मंडल का पुरुष सूक्त, फिर भी उन्हें डर है भविष्य के गर्भ से चीख चीख कर बाहर आती हजारों साल की विभत्सता जिसे रचा था उनके पुरखों ने
भविष्य निधि की तरह कहीं उन्हें ना ले डूबे किसी अंधेरी खाई में, जहां से बाहर आने के तमाम रास्ते स्वयं ही बंद कर आए थे वे सुग्रीव की तरह। वे खड़े हो गए हैं रास्ता रोककर, चीख रहे हैं ऊंची आवाज में उनके खिलाफ जो खेतों की मिट्टी की खुशबू से सने हाथों से खोल रहे हैं दरवाजा, जिसे घेर कर खड़े हैं वे। उनके सफेद कोट पर खून के धब्बे कैमरों की तेज रोशनी में भी साफ दिखाई दे रहे हैं। भीतर मरीजों की कराहटें घुट कर रह गई हैं। दरवाजे के बाहर सड़क पर उठते शोर में उच्चता और योग्यता की तमाम परतें उघड़ने लगी है। सोमपाल जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इतना सारा धन्यवाद वक्त मयंक हमको जी। दिया। इस तरह की विकृत मानसिकता के पापों की गठरी जब बढ़ती है तो यही परिणति होती है जी। और सौम्या, आपका शुक्रिया। हम लोग अगले शनिवार को फिर मिलेंगे आप सबसे जात ना जात में। तब तक के लिए आप लोग हमारे बाकी शोज देखिए और इस वाले एपिसोड को खूब शेयर कीजिए। वो मैं कहता हूँ 3 मैजिकल वर्ड्स जो पहले होते थे आई लव यू, मैंने उसको बदल दिया है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है उसको। तो इसको, और आप लाइक करें ना करें, आप इसको शेयर कीजिए क्योंकि ये बातें सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आप सबका बहुत शुक्रिया।